यस सर, हाँ। बट उसमें सर नेल्सन मंडेला का भी आ रहा था कि उन्होंने अच्छा। कहा था कि मूव वगैरह करो। एक्चुअली में चीज़ों की ना लिमिट तो कुछ है नहीं, अनलिमिटेड है, पहले से ही कोई प्रिस्क्राइब्ड एरिया नहीं है। तो करने के लिए बहुत सारा है डाटा, बहुत सारा। तो मैं ये कह रहा था क्लासेस हमारी तो खत्म, इंग्लिश की चलेगी आपकी, बाकी सारे सब्जेक्टों की ख़त्म हो जाएगी। बट मैं बहुत सारा मटेरियल आपको अप टू डेट करता रहूँगा, टाइम टू टाइम क्वेश्चन बैंक भी भेजता रहूँगा। मैंने ज्योग्राफी का एक और असाइनमेंट तैयार कर दिया, मैंने आपका हिस्ट्री का भी और तैयार कर दिया है, पॉलिटी का भी तैयार कर दिया है। पॉलिटी समझ गए ना, लीगल एप्टीट्यूड, अभिषेक, लीगल एप्टीट्यूड। यस सर। तो वो भेजता रहूंगा, उससे क्या है थोड़ा सा अपडेट होता रहेगा, आप उसको रीड करते रहेंगे। मैंने करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ असाइनमेंट्स और तैयार कर दिए हैं, और तब तक और भी तैयार हो जाएंगे। तो वो प्रैक्टिस का काम अरे शेड्यूल तो मत पता चल गया होगा दीपांशु, 2 अगस्त से आपके फॉर्म आ रहे हैं। यस सर। ड्यूट, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सिस्टम। सर हाँ हाँ अभिषेक। 2 अगस्त से तो तब आएंगे ना अगर 31st को हमारा रिजल्ट दे देंगे। दे देंगे ये लोग। अगर देखो इनका आपस में कुछ इनको पता होगा, तभी तो इन्होंने तारीखें ऐलान कर दी। 2 अगस्त को वो कह रहे हैं फॉर्म आ रहा है, और 31 अगस्त तक आपको फॉर्म भरना है। ये तो सबको आए ना, पता चल गया है तो आप सबको। Yes, no. हाँ तो रिजल्ट उससे पहले है बच्चे, कंफर्म, कंफर्म है उससे पहले। और अगर रिजल्ट नहीं आया तो फॉर्म आ जाएगा, उसमें ना अपियरिंग वाली ऑप्शन आ जाएगी, तो वो ऑप्शन अपियरिंग वाली भर दोगे। और फिर 2 दिन 4 दिन बाद अगर बाई चांस डिले भी हुआ तो 2 दिन 4 दिन में जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप उसे अपलोड कर दोगे। अभिषेक क्लियर है? यस सर। तो सिस्टम, अरे ये नया वाला सिस्टम है जो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का ये प्रपोजल लेके आएंगे। तो एनटीए टेस्ट कंडक्ट करेगा, एनटीए समझ गए, नेशनल टेस्ट एकेडमी। टेस्टिंग एजेंसी। तो टेस्टिंग टेस्ट एजेंसी। हाँ एजेंसी। एजेंसी, एजेंसी तो पूरा सिस्टम वो नया वाला है। बट यहाँ मेरिट लिस्ट भी आ रही है सिर्फ आपके साल में, मेरिट लिस्ट के बेसिस पर भी एडमिशन होगा। और आपका एंट्रेंस टेस्ट वाला भी होगा, जिसमें बीएमएस बीएफआईए ये सब रहेगा। हाँ। मेरिट यार बेसिस पे क्या? लेकिन वो तो हर साल ही होता है ना ऐसा तो। हाँ इस साल, लेकिन इस साल तो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस बेस्ड अनाउंस था, ये तो पेंडेमिक के चलते इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया। पुनीत बट सर फिर हाँ हाँ अभिषेक। तो बट सर फिर होगा कैसे, क्योंकि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों में तो नहीं बहुत नहीं, फर्क आ जाएगा। हाँ गवर्नमेंट और, अब जो फर्क आएगा आएगा, अब वो तो हर हमेशा ही चलता था, चलता था। आप क्या कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों की नॉलेज कम? नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, बट ऐसा होता है कि गवर्नमेंट स्कूल वालों को टीचर्स कम नंबर देते हैं। अच्छा, अब गवर्नमेंट स्कूल भी ना बहुत सारे हैं, एक तो ये सर्वोदय वाले हैं, केवी वाले अच्छा काम करते हैं। जो कुछ स्कूल है ना जो ये जो फ्री वाले, तो वहाँ मामला गड़बड़ होता है। केवी वाले अच्छा काम करते हैं, सर्वोदय वाले अच्छा काम करते हैं, तो उनके रिजल्ट तो आजकल अच्छे चल रहे हैं। अरे केवी सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे केवी समझ गए बच्चों? केंद्रीय विद्यालय। ये केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल गवर्नमेंट कंडक्ट करता है, इसकी परफॉर्मेंस बढ़िया रहती है। और एक सर्वोदय ये प्रतिभा, प्रतिभा नाम सुना है अभिषेक, प्रतिभा वाले? प्रतिभा यही है। विकास पाटिल। हाँ तो ये स्कूल भी अब रिजल्ट बहुत बढ़िया दे रहे हैं, तो इनकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है। और वो जो फ्री वाले चलते हैं वहाँ मामला ऐसा ही है, जो नगर निगम वाले हैं, तो वहाँ रिजल्ट डिस्टर्बिंग है, वहाँ टीचर्स ही नहीं होते हैं, तो वहाँ मामला खराब रहेगा। तो टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों, पता चल गया अगस्त में लास्ट तो डेट 31, हाँ ये दीपांशु। ये जो हमारे इंग्लिश क्लासेस चलेगी अभी, हाँ ये मतलब अगस्त में कितने दिन चलेगी, कुछ अंदाजा हो आपको? देखो अंदाजा तो क्या कह सकते हैं, बट ये इतना आसान लगेगा आपको, इसमें कुछ नया सीखने लायक नहीं है, बस एक रिवीजन है आपकी, आपकी रिवीजन है। एंटोनिम सिनोनिम बिल्कुल जनरल बातें, एरर्स को फाइंड आउट करना, तो रिवीजन है, सबको आता है। तो बस एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, चाहे उसमें। तो मतलब एक हफ्ता कुछ ऐसे, कुछ एक हफ्ता 2 हफ्ता? अब ये टाइम हम भाई टॉपिक कराने हैं सारे, इंग्लिश का एरिया फिक्स होता है, उसमें बाहर जैसे जीके का एरिया फास्ट वास्ट है ना, ऐसे ही ध्यान से सुनना सारे बच्चे। रीजनिंग आपकी फिक्स्ड है, आपकी इंग्लिश बिल्कुल फिक्स्ड है, उसमें गड़बड़ झाला नहीं होता है। उसमें एरिया कोई वाइडर एरिया नहीं है कि कहीं और से टॉपिक आ जाएगा जो आपको आइडिया ही नहीं है। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो वो सारा सारा कवर करा देंगे, ठीक है बच्चे? अब यस टाइम सर। सर टाइम वो आगे क्लासेस लेनी थी ना, टाइम आगे बाउंड, क्लासेस लेनी थी तो उसका प्लान कर रहे थे, तो हाँ पूछता वो था। कर लो आप। देखो टाइम बाउंडेशन तो हम तब रखते हैं ना जब वो एग्जामिनर कहता है कि 15 अगस्त से पेपर है कुछ है, तो अब वो ऐसा वाला झंझट तो है नहीं। अगस्त पूरा एंड तक आपके पास है फॉर्म भरने का, और पेपर भी इनके कब हो रहे हैं बच्चों, पता चल गया आपको?
सितंबर Second- एंड, 26 अच्छा, मिड में। लेके नहीं नहीं मिड में 31। नहीं हो रहे, एंड ऑफ सितंबर में हो रहे हैं, मिड में नहीं हो रहे, मैं ड्यू की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ सितंबर। ओके सर। हाँ तो बहुत कम। हाँ तब तक तो सर जितना पढ़ा है उतना भूल जाएंगे। नहीं देखो, मैं तो कह रहा हूँ ये भूलने वाला काम कैसे, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी हैबिट बनानी है, और ये हैबिट सिर्फ इन एग्जाम्स का टारगेट नहीं है। अब आप में से अभिषेक, दीपांशु जो यूपीएससी के बारे में प्लान करना चाह रहे हैं, जो ह्यूमैनिटी में अपने आप को एंट्री कराना चाह रहे हैं, तो भैया उनको तो अपना पैशन बनाना पड़ेगा, पैशन बनाना पड़ेगा। हम लोगों ने तो आइडियोलॉजी डेवलप करी है, दुनिया भर की मंथली मैगजीन्स आती हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्रॉनिकल, नाम सुना है किसी बच्चे ने क्रॉनिकल? यस सर। तो कोई, मैंने एक एग्जांपल दिया है जो बढ़िया मैगजीन है, इस तरह की जीके की बातें, चारों सब्जेक्ट अपडेट होता रहेगा, मंथली मैगजीन लगा लो। थोड़ा सा न्यूज़ चैनल्स में हैबिट बनाओ कि रोज हमें 15-20 मिनट न्यूज़ चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, उसकी कटिंग, मतलब अपनी हैबिट बना लो, पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए आपका, जब तक कैरियर अपॉर्चुनिटीज बढ़िया ना आ जाए। और जब तक कैरियर अपॉर्चुनिटीज आएगी ये हैबिट का पार्ट हो जाएगा, जिंदगी में कभी नहीं छूटेगा। अपने आप को अपडेट रखना सोसाइटी के बारे में, इंटरनेशनल, नेशनल, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, साइंस एक्टिविटीज, जितनी भी नई घटनाएं घट रही हैं वो सब का आपको पता होना ही चाहिए। कल को आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में जा रहे हो तो ये हैबिट बनानी है आपने, और इस पर कंटिन्यूसली काम करना है। क्लियर है बच्चों? शुरू करें आज का टॉपिक। यस सर। और थर्ड ईयर में मैं कह रहा था ग्रेजुएशन के बाद भी एंट्रेंस टेस्ट होंगे, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहें तो ये आपको ना थर्ड ईयर में जाके एलिजिबिलिटी आ जाती है। अब तीसरा साल खत्म करने का वेट मत करना। दीपांशु मेरी बात आ रही है आपके पास तक? यस सर। भैया बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा कंफ्यूजन रहती है, अब कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पे जाना है असिस्टेंट ऑफिसर, तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद फॉर्म भरने का काम नहीं होता, थर्ड ईयर में आते ही एलिजिबिलिटी हो जाती है आपको इस तरह के फॉर्म्स भरने की। मैं एमबीए वगैरह की भी बात कर रहा हूँ अनन्या, एमबीए, कैट का एग्जाम, कैट की तैयारी, आप यस ये सर। आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अपने आप को सेल्फ लेवल पर आप प्रैक्टिस मोड में रखो, बुक्स ले लो, कुछ दिक्कत हो मेरे से पूछ लो, एमबीए के कैट के लिए क्या क्या पूछते रहना, एक बार कॉलेज आपको मिल जाए फिर डिस्कशन करते रहना कि कैट के लिए क्या टारगेट रखना चाहिए। सेल्फ स्टडी आप करते रहो 2 साल तक, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और थर्ड ईयर में आते ही आपको प्रॉपर अपने आप को स्टडी में रखना है, टारगेट रखना है कि हमारा 99 परसेंटाइल से नीचे नहीं आना चाहिए, और उसके बाद इंटरव्यू को टारगेट करना है। जिसका यूपीएससी है वो यूपीएससी को टारगेट करेगा, जिसको लगता है गवर्नमेंट जॉब्स में जाना है। बहुत सारे बच्चों को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का भी देखना पड़ता है, लेकिन क्वालिफिकेशन को बढ़ाने का काम नहीं छोड़ना, चाहे कॉरस्पॉन्डेंस में जाना पड़े मास्टर डिग्री के लिए, मैं आफ्टर ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ, वो काम नहीं रोकेगा कोई भी। तो अगर जॉब पे जाना चाह रहे हैं उसके साथ साथ पढ़ाई करें, और अगर रेगुलर कर सकते हैं तो वो बहुत बेहतरीन। लेकिन रेगुलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तान की टॉप 10 यूनिवर्सिटी को फोकस करना है अगर रेगुलर करना है, ताकि डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला ऑप्शन आपके पास रहे। दीपांशु क्लियर है बच्चे? यस सर। एकेडमिक आप किसी भी हालत में नहीं रोकेंगे, चाहे आपकी जॉब भी लग जाए। कई बार क्या होता है इनिशियल स्टेज पे जॉब वैसी नहीं लगती जैसे आप चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, या अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप अपना काम क्वालिफिकेशन का नहीं रोकेंगे कि भैया ग्रेजुएशन हो गई और बैंक में पीओ, अरे पीओ समझते हो नन्या, पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, यस सर। इसमें भी स्केल होते हैं, टोटल 7 स्केल होते हैं, तो सबसे अपर स्केल वाला ना वो बैंक का मैनेजर बन जाता है, बैंक का मैनेजर। तो पीओ की नौकरी लग गई, आपकी सिलेक्शन आ गई ग्रेजुएशन के बाद, तो उसके बाद भी आपने ये नहीं सोचना कि बस पीओ आ गया सेटिस्फेक्शन, क्योंकि यही टाइम है आपकी पढ़ाई का, तो उसमें साल, 1.5 साल, 2 साल जितना आप अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकें और फर्दर एग्जाम आप देते रहें, ताकि और ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट आपको मिल जाए। क्योंकि एक बार पढ़ाई रुक गई का मतलब फिर रुक जाती है, तो जितना अपने आप को अपग्रेड कर सके अगले 4, 5, 6 सालों तक, और घर वाले भैया कल को शादियां करने का फिर नंबर लगाएंगे आपका, तो जब तक इतना रिलैक्सेशन है तो अपनी डिग्रियों को एनहांस कर लो, और जितना अपने आप को अपलिफ्ट कर सको, ये सभी की जिम्मेदारी है बच्चों। सो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मेरा क्वेश्चन अनन्या से, रेडीमेड गारमेंट फैक्ट्री करंट असेट्स, मैं एक बार दोबारा बता दूं, कुछ नॉन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स है, असेट्स मींस द इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, एंड करंट असेट्स
विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर चेंज हो जाता है, जैसे कैश, बैंक। कॉमर्स वाले हैं तो सबको मालूम है, तो नॉन कॉमर्स वालों के लिए बोला है असेट्स बोले तो इन्वेस्टमेंट विच इज रिकवरेबल इन फ्यूचर, क्लासिफाइड इन वेरियस पार्ट्स। फॉर एग्जांपल करंट असेट्स, फिक्स असेट्स। आए ना, फिक्स असेट्स बोलना क्या होता है? सर जो फॉर मोर देन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए हम लोग बढ़िया। रखते हैं। एग्जांपल दो, एग्जांपल फिक्स असेट्स। सर मशीनरी हो गया, लाइक बिल्डिंग, लैंड एक्सेट्रा। अनन्या आंसर चाहिए पहले क्वेश्चन का। करंट असेट्स इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी? Stock of textiles. स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल्स, बिल्कुल बढ़िया। स्टॉक ऑफ टेक्सटाइल विद इन, भैया गोडाउन में जितना भी माल पड़ा हुआ है बेचने के लिए रखा हुआ है और वो बिकी जाएगा 2 दिन में, महीने में, 2 महीने में। बाकी सारे क्या हैं? एग्जांपल ऑफ, बाकी सब क्या है? फिक्स, फैक्ट्री प्रीमिसेस, Fixed assets. फिक्स असेट्स। टेलर मास्टर को तो नहीं बोल पाएंगे फिक्स असेट्स। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, विच एवर इज। अनन्या आंसर चाहिए। Lower. मुझे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम बताओ बच्चे। Conservatism. क्या बढ़िया। कंजर्वेटिज्म का एक और नाम होता है? Prudence. अंकुश, बहुत बढ़िया बच्चों, सारे रिवाइज कर लो अगर भूल गए हो तो। कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस, लैंग्वेज आपने याद करी थी। एंटीसिपेट नो प्रॉफिट बट टेकिंग ऑल पॉसिबल लॉसेस, फायदा होने लगे मत, नेचर है भैया व्यापारी की, गॉड गिफ्टेड है। फायदा होने लगे मत मानो जब तक जेब में ना आ जाए, नुकसान होने का अंदेशा भी हो तो नुकसान मानते हुए किताबों में लिख लो। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर, एग्जाम्पल बोलना, नुकसान हुआ नहीं है लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोल सकते हैं। आई ना बात समझ में आ रही है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, यस। तो वो नुकसान हुआ नहीं है। हम रामलाल के पास पैसे लेने गए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये रामलाल पैसे देने वाला नहीं है, जबकि रामलाल ने मना नहीं करा है, तो हम प्रोविजन फॉर बैड डेट मान लेते हैं। बोले तो एस्टिमेटेड लॉस, लॉस हुआ नहीं है, हमें लग रहा है। एस्टिमेटेड लॉस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स। और हर बार क्या करते हैं? नया वाला एस्टिमेटेड लॉस लिखते हैं और पुराने वाला, आए ना, पुराने वाला एस्टिमेटेड लॉस। क्या चीज सर, दोबारा बोल। हे भगवान, मेरा क्वेश्चन है सारे बच्चे, अरे ध्यान से सुन लो भैया। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में लिखा है और एडजस्टमेंट में भी लिखा है। ट्रायल बैलेंस में भी लिखा है। पहले तो बता दो ट्रायल बैलेंस का प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब बता दिया, एस्टिमेटेड लॉस। ट्रायल बैलेंस में लिखा है, इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ लिखेंगे? पूरी क्लास पहले नंबर आईना का है। आईना, मेरी बात समझ में आ रही है बच्चे? सर पीएनएल अकाउंट में समझ में आ गया शब्द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट? ट्रायल बैलेंस आ लिखा है। गया सर। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट में कहां लिखोगे और कौन सी साइड में? आए ना आंसर? सर ये थोड़ा कंफ्यूजन है। भाई कॉमर्स बैकग्राउंड है आपका, ये कहने से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलता। आप लोगों का 11 से वाइवा शुरू हो जाता है और वाइवा का पर्पस है आपके इंटेलेक्चुअल सिस्टम को प्रमोट करना, कि कल को आप बड़ी बड़ी कंपनियों में एमबीए। भैया ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले पीआई, पीआई समझ गए ना? आए ना, पर्सनल इंटरव्यू। यस। पहले तो पर्सनल इंटरव्यू तक ये कॉल करते थे, ग्रुप डिस्कशन होता था, फिर बाद में इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन मास्टर डिग्री में तो बिना पीआई के एंट्री नहीं होगी। भैया हाँ युवराज। भैया ट्विंकल को एडमिट कर लो अच्छा क्लास में। अच्छा बच्चे, एक मिनट बच्चे। तो भैया ये पीआई में आपकी तैयारी हो जाए, ये खेल आपके स्कूल लेवल से ही चल रहा है। आपके स्कूलों में वाइवा लिया, अरे 12th में वाइवा हुआ होगा ना सबका? युवराज वाइवा हुआ था स्कूल में इस पेंडेमिक में? हाँ भैया हुआ था, ऑनलाइन भी हुआ था। हाँ ऑनलाइन भी हुआ था, तो डिस्कशन कराने का काम। तो बताओ पूरी क्लास अब, प्रोविजन फॉर बैड डेट। सर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। ए भाई भैया तुम क्यों सत्यानाश कर रहे हो? सर हाँ। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अगर बना हुआ है तो सबसे पहले तो अगर कोई बैड डेब्ट हुआ है इस साल तो नहीं उसको उससे राइट ऑफ कर देंगे। नहीं, पहले मेरी बात सुनो। ट्रायल बैलेंस में लिखा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ट्रायल बैलेंस की एंट्री ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में किसी एक जगह लिखते हो, किसी एक साइड में। ये कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, मैं एडजस्टमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस में लिखा है, कहाँ लिखना है? पूरी क्लास। दीपांशु जल्दी से ट्राई, कोई भी करना चाहे। तो लाइबिलिटी में दिखाएंगे Balance sheet. सर। वो भैया इतना देखो ये डेटर्स में माइनस करके दिखा देंगे बैलेंस शीट के अंदर। ए भाई
अनन्या आप ट्राई करोगे? अरे इतना कैसे भूल गए बच्चों? सर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या नहीं करना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या मतलब है? अरे यूनिवर्सल, अरे अकाउंट्स पढ़ा है, नियम पर बेस्ड है, डिपेंड क्या मतलब मूड करे तो कहीं भी लिख दो, डिपेंड क्या करता है? ये भैया गड़बड़ है मामला, सुन लो ध्यान से। अभी कंजर्वेटिज्म शब्द चला है जिसके चलते मैं बात पूरी करना चाह रहा हूँ। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट का मतलब होता है एस्टिमेटेड लॉस। साल के एंड में आप सारे डेटर्स के यहाँ चक्कर मारते हो, हिसाब लगाते हो, पता चलता है रामलाल कह रहा है कल को दूंगा, कल को दूंगा, कल को दूंगा, 3 महीने हो गए चक्कर काटते हुए, तो तुम्हें लगता है शायद ये पैसा मिलने वाला नहीं है। इसे बोलते हैं एस्टिमेटेड लॉस। कंजर्वेटिज्म कह रहा है कि नुकसान का अंदेशा भी हो रहा है, लिख दो, तो तुम इसे एस्टिमेटेड लॉस मानते हुए, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट मानते हुए किताबों में शो कर देते हो, किताबों में शो कर देते हो। और ये जो पिछले साल आपने एस्टिमेटेड लॉस लिखा था उसको इस साल कैंसिल करने के लिए अपने साल में ट्रायल बैलेंस से फिगर उतार के कहां लिखते हो? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में। सारे याद कर लो, बचपन भूल गए हो तुम लोग। शब्द क्या है? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। कहां लिखा है? ट्रायल बैलेंस में। हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, इसलिए नहीं कि इनकम है। ये पिछले साल का एस्टिमेटेड लॉस है जिसको इस साल हम कैंसिल करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखते हैं। इस साल के एंड में फिर सारे डेटर्स के पास जाते हैं, फिर हिसाब लगाते हैं कितना पैसा डूब सकता है। जो हमने इस साल हिसाब लगाया है ये एडजस्टमेंट में लिखा होता है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये एडजस्टमेंट में लिखा होता है न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। और इस एस्टिमेटेड लॉस को जो आपने इस साल कैलकुलेट करा है इसकी 2 बार एंट्री करते हो। एक डेटर्स में से माइनस करते हो, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में लिखते हो। लेकिन ये एस्टिमेटेड लॉस है, एक्चुअल लॉस नहीं है। इस एस्टिमेटेड लॉस को जो आपने साल के एंड में निकाला है इस साल, उसको अगले साल प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिख के फिर कैंसिल कर दोगे, क्योंकि एक्चुअल में तो हुआ ही नहीं है। और फिर अगले साल के एंड में फिर जो एस्टिमेटेड लॉस मिलेगा आपको साल के एंड में इन द नेम ऑफ एडजस्टमेंट, उसकी 2 एंट्री करोगे। अरे बात समझ में आ रही है? अरे आपका बचपन रिवाइज करा रहा था हिना। यस सर। दीपांशु सर मेरे को वो बात याद आ रही थी। हाँ सर वो तो समझ आ गया, पर मेरे को वो बात याद आ रही थी कि अगर बैड डेब्ट दे रखा है एडजस्टमेंट में तो पहले वो प्रोविजन से माइनस कर देते हैं ना, प्रोविजन से खत्म कर देते हैं उसे, और बचा हुआ प्रोविजन राइट कर देते हैं। आप मिक्सिंग की बात कर रहे हैं। अरे एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट भी लिखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी लिखा है, डिस्काउंट ऑन डेटर भी लिखा है। एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं मैं। तो पहले मैं डेटर्स में से बैड डेब्ट माइनस करूंगा, फिर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, फिर डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये 3 अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, तीनों प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में जाएंगे। पहले से ही बैड डेब्ट लिखा हुआ है तो पहले उसको लिखोगे, फिर नया बैड डेब्ट उसमें जोड़ोगे, फिर नया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जोड़ोगे, और ट्रायल बैलेंस वाला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट जो कैंसिलेशन ऑफ लॉस है, या तो उसे प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखो या उसे डेबिट में लिखना है तो डेबिट में लाके माइनस करो। सबको याद आ रहा है बचपन? यस सर। या तो प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में लिखो, और क्रेडिट साइड की नेचर वाली आइटम अगर डेबिट में लेके आ रहे हैं तो साइन शुड बी रिवर्स, यानी माइनस करना पड़ेगा बैड डेब्ट वाले खानदान में। अरे सबको क्लियर हो रहा है बच्चों? आपकी बात अपनी करें। क्वेश्चन 11th क्लास में ऑलमोस्ट हर दूसरे क्वेश्चन में प्रोविजन था, ट्रायल बैलेंस में भी था, एडजस्टमेंट में भी था। कशिश बात याद आ रही है बच्चे? पुनीत, रौनक, रिद्धिमा? यस सर। और ये प्रोविजन शब्द में यहाँ क्यों ले रहा था? ये एक्चुअल लॉस नहीं है, ये एस्टिमेटेड लॉस है। और ये कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस के नियम के चलते लिखते हैं, और हर बार पिछले साल वाला कैंसिल करते हैं और इस साल वाला कैलकुलेट करके किताबों में शो कर देते हैं, बट ये एक्चुअल है ही नहीं। दीपांशु क्लियर है? टॉपिक को आगे चलाऊं? यस सर। तो बच्चों कंजर्वेटिज्म का एक और बड़ा कॉमन यूज सामने चल रहा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा साल के एंड में पता चलता है, गोडाउन में भेजते हो अपने स्टाफ को, सारे गुड्स का काउंटिंग होता है, उसको कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं, पता चलता है 50 लाख रुपए के गुड्स गोडाउन में पड़े हुए हैं। फिर मार्केट वैल्यू चेक की जाती है तो 50 लाख रुपए का कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू 70 लाख। कौन सा वाला लिखोगे? सिर्फ दीपांशु। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50 लाख, मार्केट वैल्यू 70 लाख। कॉस्ट प्राइस लेंगे 50 लाख। 50 लाख। बात को बदलूंगा, अब की बार श्रुति बताएगी। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट प्राइस 50 लाख, मार्केट वैल्यू 40 लाख। श्रुति कौन सा आए ना? So, हाँ बोलो।
आयना आंसर नहीं आया। सर जो लोअर है 40। हाँ 40 वाला, और इसका कारण कंजर्वेटिज्म डिस्कस हो गया है बच्चों। तो चलेंगे जी आगे, लोअर वाली बात आपको क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग असेट्स यूजली डज नॉट डेप्रिशिएट? आयना आंसर चाहिए। ए पार्ट लैंड। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। नेचुरल रिसोर्सेज डेप्रिसिएशन नहीं होती है इस पे। विच, एक बारी अकॉर्डिंग अरे इंडिया का एरिया पूछना चाह रहा हूं आयना, मैंने याद कराया था आपका। एरिया ऑफ इंडिया, अभिषेक आप बोलोगे एरिया ऑफ इंडिया और पूरी दुनिया में? हाँ हाँ 32.8 स्क्वायर लैख किलोमीटर, ये याद कर रखा है। और ये हम एरिया वाइज कौन से नंबर पर आते हैं पूरी दुनिया में? अभिषेक क्या बोला? 7। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और अभिषेक एक बार पॉपुलेशन ऑफ इंडिया बता दो। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 119 करोड़ सर। ना गलत। 2001 के अंदर हम सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितने थे? 102 करोड़। और 2011 सेंसस ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग हम थे 121 करोड़। अभी हमारा सेंसस 2021 में आना था, पेंडेमिक के चलते डिले हो गया है। जब ये अनाउंसमेंट होगी तो अगले 10 साल तक वैसे ही रहेगा। ऑफिशियली हर 10 साल बाद पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, इस पेंडेमिक के चलते इस बार डिले हो रहा है। तो सर इसे ग्राफ से साफ तो दिख रहा है 20 करोड़ बढ़ता है सर। हाँ बिल्कुल। अभी भारत सरकार ने जो भी डाटा दिया है, अभी ऑफिशियल सेंसस नहीं आया है, करीब ये 135 करोड़ की बात करना चाह रहे हैं। 135 करोड़ ऑफिशियली जब डिक्लेयर करेंगे तो अगले 10 साल के जीके के क्वेश्चनों में वही टिक करेंगे। कोई बता सकता है डेंसिटी क्या होती है? अनन्या, डेंसिटी वो होती है जैसे कितने एरिया पे कितने लोग रहते हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर, ऑन एन एवरेज पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं? पॉपुलेशन सेंसस 2011 की बात कर रहा हूं, 382। अनन्या क्या बोला है मैंने? डेंसिटी 382 बोले तो 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। ये सेंसस 2011 का डाटा है। यस तो यहाँ पर बात कर रहे थे, लैंड वाला ऑप्शन हो गया। अनन्या आपके लिए आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन अकाउंटिंग? अभी आप लोगों ने बताया है, जिसे कंजर्वेटिज्म बोलते हो। बोलना अनन्या। कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower। नोन एज कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये हमेशा अकाउंट्स में यूज होता है। नेटवर्थ, आयना आंसर चाहिए। नेटवर्थ बोले तो बचपन में याद करा था, assets minus total liability। बढ़िया। अरे बचपन में आयना अकाउंटिंग इक्वेशन बोलना जरा। assets is equals to capital plus liability। मालिक की पोजीशन कैपिटल होती है, लोगों से पैसा मांगा है बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जो कल को देना है लायबिलिटी। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज नोन एज असेट्स। एक्चुअली में मालिक की पोजीशन को कैपिटल या नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेटवर्थ बोले तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज। बिल्कुल बढ़िया बात। फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कल के पेपर में भी आयत करा था हमने। आयना बोलना, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट रेफर्स टू सेल्फ फाइनेंस। और इसकी वजह से कुर्सोनिया ने एक नियम बनाया था, उसका नाम कोई बता सकता है? एक्सपेंशन पाथ। स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न विद अनन्या। New as well as second hand securities। न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। और कोई? और न्यू, मेरे को एक बात बताओ अनन्या, आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर कंपनी का शेयर, नया शेयर भी खरीद सकते हो, वो तो कंपनी बेच रही है, उसमें स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा ना कुछ कर रहा है बच्चे। सर लेकिन सेकेंडरी मार्केट में दोनों चीजें हो सकती है ना, न्यू एज वेल एज ओल्ड। प्राइमरी में सिर्फ न्यू होती हैं। नहीं। आप मुझे बताओ, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, आपके पास बैंक अकाउंट है, उसमें आपने अपना अकाउंट शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए खोल लिया है, कोई बताएगा इसको क्या बोलते हैं? डीमैट की फैसिलिटी है। तो डीमैट से आप नया शेयर खरीद सकते हो सीधा कंपनी से? मेरा क्वेश्चन है। आईपीओ की बात नहीं सर, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का एग्जांपल है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एग्जांपल है एनएससी, जहां पर शेयर्स लिस्टेड हो गए हैं और आप
कोई भी शेयर जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ उसी की सेल परचेज कर सकते हो, यानी सेकेंड हैंड। ओरिजिनली कंपनी नहीं बेच रही, कंपनी सीधा सीधा तो भैया आईपीओ लेके आएगी, और आईपीओ लेके आएगी तो आप उसमें पैसा लगाएंगे और कंपनी और आपके बीच में बात हो रही है, इसमें स्टॉक एक्सचेंज का कोई रोल ही नहीं है। और सेबी प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। अनन्या बात समझ में आ रही? सेबी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके सारे गाइडलाइंस और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है थ्रू द एस्क्रो अकाउंट एंड सो मेनी अदर थिंग्स। क्लियर है बच्चे? यस सर। तो न्यू वाली बात नहीं बोल पाएंगे बच्चे। स्टॉक एक्सचेंज इज कंसर्न विद डीलिंग इन सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। सेकेंड हैंड का मतलब जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर दी हैं, वो मार्केट में परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, डिमांड एंड सप्लाई के वैक्यूम के अकॉर्डिंग जो भी रेट अप एंड डाउन हो रहा है, वो सेकेंड हैंड शेयर्स मार्केट में खरीदे बेचे जा सकते हैं। क्लियर है? आईना क्लियर है बच्चे? Yes, sir. आईना आपका क्वेश्चन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। Sir, ready-made market for old shares and debentures. बिल्कुल बढ़िया, सबसे बढ़िया ऑप्शन है जी यही, प्रोवाइड। अनन्या क्लियर है? प्रोवाइड रेडीमेड मार्केट फॉर ओल्ड शेयर्स। ओल्ड का मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टेड, जो एग्जिस्टेड शेयर्स हैं जो कंपनी ने ऑलरेडी अलॉट कर दिए हैं, और शेयर्स के साथ साथ डिवेंचर्स सेल परचेज कर सकते हैं थ्रू द डीमैट अकाउंट। क्लियर है बच्चों? यस सर। स्पेकुलेशन, दीपांशु, स्पेकुलेशन इन स्टॉक एक्सचेंज मींस? ऑप्शन ऑप्शन सामने। स्पेकुलेशन इन स्टॉक एक्सचेंज मींस? सर बाइंग एंड सेलिंग शेयर एंड डिबेंचर फॉर चेंज इन प्राइस। बढ़िया। अरे स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग भी कह सकते हैं सर। गैम्बलिंग तो इलीगल वाली बात हो गई। स्पेकुलेशन सर, तो ओके। अरे हिंदुस्तान में शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो लीगल है ना, लीगल है। और Yes, बहुत सारे उसमें सेल परचेज कर रहे हैं प्रॉफिट को बुक करने के लिए, और फ्लक्चुएशन आता जाता है, शेयर्स अप हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, और प्रॉफिट बुक होता है। तो गैम्बलिंग वाली बात उतनी अच्छी नहीं है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स यानी सिक्योरिटीज फॉर चेंज इन प्राइस, कि प्राइसेस में जंप लगे। अब वो अप एंड डाउन कुछ भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हैं कि वो अप होगा, डाउन भी हो सकता है, यानी प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो साथ में लॉस भी बुक हो सकता है। तो बढ़िया, सी ऑप्शन। यस सर। बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया लोकेटेड एट दलाल स्ट्रीट, कहां पर? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक सर? एक्सचेंज। हाँ बोलो बच्चे। सर इंडिया में अभी बिटकॉइन को बैन क्यों कर रखा है? एक्चुअली में भैया सरकार ना चाहती है हिंदुस्तान में ना सारा सिस्टम सेंट्रल अथॉरिटीज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कंट्रोल किया गया है, और हमारा देश अभी डेवलपिंग फेज में है, तो हमारे देश के लोगों में एजुकेशन की प्रमोशन इतनी बढ़िया नहीं हुई है। तो सरकार चाहती है धीरे धीरे अभी हम अपने देश की हार्ड करेंसी से कन्वर्ट होकर डिजिटल में आए, डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट हो। उसके बाद की बात है, अगर बिटकॉइन में पैसा लगाएंगे, लोगों में एजुकेशन है नहीं, हिंदुस्तान का स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, और इंटरनेशनल मार्केट हिंदुस्तान को लीड करेगा, कंट्रोल करेगा, और फ्लक्चुएशन को लेके आएगा। ये बात समझ पा रहे हो बच्चे? और सरकार नहीं चाहती, सरकार ने बैरियर्स लगा रखे। बिटकॉइन को कंट्रोल करने का मतलब है, इलीगल करने का मतलब है, उन्होंने बैरियर्स क्रिएट कर लिए, और हम अपने इंडिजिनस सिस्टम को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इस लायक बनना चाह रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो ये जंप लगती है, अचानक बिटकॉइन इतना मल्टीप्लाई कर जाता है, और लोगों को भैया जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो फायदा हो रहा है ना, और जब फायदा हो रहा है तो ये लोगों को बर्बाद भी करेगा, डाउन भी होगा। लोगों में इतना पोटेंशियल तो है ही नहीं। शेयर मार्केट में याद आ रहा है अभिषेक, हर्षद मेहता, केतन पारेख, कुछ कहानियां याद हो तो आपको? यस सर, बट शेयर मार्केट भी तो ऐसे ही चलता है जैसे बिटकॉइन चलता है सर। बट शेयर मार्केट में ना हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान की शेयर मार्केट को कौन कंट्रोल कर रहा है? FII, फुल फॉर्म चाहिए मुझे, FII पूरी क्लास। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हिंदुस्तान की शेयर मार्केट में जितना पैसा मूव करता है इन द नेम ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें 50% से ज्यादा FII का होता है। हिंदुस्तान में जितने भी शेयर मार्केट में इंडियंस इन्वॉल्व करते हैं पैसा बहुत कम होता है। तो ये सेंसेक्स में जो फ्लक्चुएशन आ रही है FII की वजह से हो रही है। इतना पैसा ही नहीं है, और वो अपनी फ्लक्चुएशन के बेसिस पर अपनी प्रॉफिट या लॉस को बुक करते हैं, वो भी नॉलेज पर बेस। तो हिंदुस्तान में इतना पोटेंशियल अभी डेवलप नहीं हुआ है। आज हिंदुस्तान के हर सिस्टम को फॉरेन से कंट्रोल किया जा रहा है टेक्निकली।
चाहे वो शेयर मार्केट की बात क्यों ना हो। तो सरकार बैरियर्स लगा के 75 साल हो चुके हैं, हम पहले से बेहतर हो चुके हैं जो आज़ादी के वक्त थे, लेकिन सरकार चाहती है कि हम इस लायक हो जाएं कि नफ़ा और नुकसान हम खुद झेल सकें। उस वक्त सरकार 100% ग्लोबलाइजेशन का टारगेट फिक्स कर देगी, और इंडिया में बात सिर्फ बिटकॉइन की नहीं हो रही, हर चीज फ्री ट्रेड इकोनॉमी डिक्लेयर कर देगी। अभिषेक समझ में आ रहा है? फ्री ट्रेड इकोनॉमी, कुछ भी वहां का यहाँ आ सकता है, कुछ भी यहाँ से वहां जा सकता है। इवन हिंदुस्तान में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी लगा रखा है, बैन कर रखा है कि बाहर से डॉलर भी आएगा तो उसे आरबीआई, उसको आरबीआई मेंटेन कर रहा है, और आरबीआई की परमिशन से ही सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो सर जब हमें किसी से ट्रेड करने में घाटा लगता है तो हम जरूरी है कि उससे ट्रेड करें, उसे कैंसिल नहीं कर सकते सर? नहीं, कैसे? एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हो आप? शेयर मार्केट की बात कर? नहीं सर, जैसे चाइना से जो हमारा ट्रेड डेफिसिट चलता है उस मतलब $60 बिलियन के आसपास का रहता है। नहीं, तो डेफिसिट का मतलब क्या होता है, पहले ये बात समझो। एक्चुअली में बैलेंस ऑफ ट्रेड एक फार्मूला है, इस असाइनमेंट में आएंगे क्वेश्चन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अब सरकार तो कंपनियों में प्रोडक्शन कर नहीं रही, हमारे देश में इंडिविजुअली लोगों ने प्रोडक्शन करा, उनकी क्वालिटी बढ़िया है तो वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदने के लिए बाउंड है, वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे देश की प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट नहीं है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन है नहीं उतना जितना होना चाहिए, तो इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं कम। तो एक्सपोर्ट की वजह से कम एक्सपोर्ट करा तो डॉलर आते हैं बहुत कम, और डॉलर जाते हैं बहुत ज्यादा, जिसके चक्कर में सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरबीआई को इन्वॉल्व होना पड़ता है, और इस घाटे को पूरा करने की तैयारी करनी पड़ती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से। ये घाटा किस वजह से आ रहा है? टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन ना होने की वजह से। हमारे देश का सिस्टम सेल्फ रिलायंट नहीं है, हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है, टेक्नोलॉजी को लेकर, गुड्स को लेकर, क्रूड ऑयल को लेकर, जिसकी वजह से डेफिसिट आता है। और चाइना हमसे बहुत एडवांस है, अमेरिका हमसे बहुत एडवांस है, तो उनको फायदा होता है, उनके यहाँ सरप्लस आता है। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। और ये सिस्टम बहुत स्लो रफ्तार से बदल रहा है। हम आने वाले टाइम में पूरी दुनिया में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होंगे, बट इसमें 20 साल लगेंगे कि 40 साल लगेंगे, इसके लिए पॉलिटिकल विल पावर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में लिटरेसी रेट का बढ़ना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। और इसीलिए हमारे देश में, अरे पीछे मैंने सबको बताया था 2019 रंगराजन, अरे कस्तूरी रंगन कमेटी, याद आ रहा है ना आपको? कस्तूरी रंगन कमेटी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, आए ना? हाँ भूल रहे हो लगता है आप। मैंने बचपन में थोड़ा भूल। कस्तूरी रंगन कमेटी बनाई गई पॉलिटिशियंस ने, और कहा एजुकेशन में रिफॉर्म्स चाहिए, देश को बदलना है, देश को बदलना है। चाइना में बच्चा, अमेरिका में बच्चा बच्चा, अरे कोड समझते हो ना, ये ऑनलाइन और ये सारा सिस्टम और ऐप बनाने का काम, ये सब वहां बच्चा भी कर लेता है। हिंदुस्तान में एजुकेशनल रिफॉर्म्स ही नहीं आए, वही मैकॉलियन एजुकेशन सिस्टम। तो 2019 में 2019 कस्तूरी रंगन कमेटी, जिसमें हाईली प्रोफाइल लोग, बोले तो रिटायर्ड जजेस, इकोनॉमिस्ट, रिफॉर्मर्स, एजुकेशनलिस्ट का पैनल बनाया गया। उन्होंने इनडायरेक्ट ऑरल इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, स्टैट्स की टर्म बोल रहा हूं, डाटा कलेक्ट करा और फिर अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कराई एजुकेशनल रिफॉर्म्स को लेकर, और सरकार ने 2020 में न्यू एजुकेशनल रिफॉर्म्स अनाउंस कर दिए। वो अलग बात है, पेंडेमिक के चलते इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहे हैं। तो सरकारें कोशिश कर रही हैं, स्लो प्रोसीजर चल रहा है। हम अपने आप को आने वाले समय में फ्री इकोनॉमी अनाउंस करने जा रहे हैं। बिटकॉइन क्या पूरी दुनिया का, अरे अभी पीछे, अरे लंदन में कौन भाग के गया हमारा पैसा लेके, जल्दी बताओ? विजय माल्या। विजय माल्या। अब विजय पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी लगा हुआ था, डॉलर में कन्वर्ट नहीं कर सका वो। हिंदुस्तान में 14,000 करोड़ के असेट्स उसके फोरफिट कर लिए, क्योंकि पार्शियल कन्वर्ट, सरकार ने बैन लगा रखा है, बैरियर्स लगा रखे हैं, जबकि कर्जा तो उसका करीब करीब 10,000 करोड़ तक का है। और वो वहां बैठा हुआ न्यूज़पेपर्स में इंटरव्यू दे रहा है कि भैया जब कर्जा 10,000 करोड़ का है तो 14,000 की प्रॉपर्टीज क्यों हमारी फोरफिट कर रहे हो? तो सरकार ने सिस्टम बना रखा है, और जिस दिन हम फ्री इकोनॉमी बन जाएंगे उस दिन हमारे यहाँ बिटकॉइन जैसा कुछ भी कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ के लोग बाहर भाग सकते हैं परमानेंटली, बाहर वाले परमानेंटली यहाँ आ सकते हैं। अभी ये सब सरकार ने एक छोटे बच्चे की तरह प्रोटेक्शन लगा रखी है हमारे देश में। अभिषेक समझ में आ रही है? छोटे बच्चे को पेरेंट्स हर तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, कहाँ जा रहा है, कैसे करना है, पेरेंट्स की गाइडलाइंस में। ऐसे ही देश में सरकार और आरबीआई की गाइडलाइंस में देश को चलाने की कोशिश
तब तक जब तक वो कंपटीशन को झेलने के लायक ना हो जाए। क्लियर है? यस सर। पर्सन हु ब्रिंग क्लाइंट, भैया शेयर मार्केट की टर्म है, पूरी क्लास को बताएगा शेयर मार्केट में ओपनिंग बेल कितने बजे और क्लोजिंग बेल कितने बजे। शेयर मार्केट में सेल परचेज का जो खेल शुरू होता है वो कितने 9:35 पे ओपनिंग बेल, 9:15 to 3:30. 9:15 कौन बोल रहा था ये? So मैंने बोला हाँ आए ना, बोलो बोलो। सर 9:15 to 3:30. बिल्कुल बढ़िया, ये सारे याद कर लो जी, ये लेटेस्ट घटना है। 9:35 वाली बात ठीक नहीं है, 9:15 to 3:30। ये इंडियन स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल में फ्लक्चुएट करता होगा टाइमिंग। तो 9:15 सर से दोनों निफ्टी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों के टाइम पे ओपन होते हैं। 9:15 पे दोनों ओपन हो जाते हैं जी, बिल्कुल जी बिल्कुल जी। और 3:30 तक ट्रेडिंग चलती है, 3:30 तक। तो बिल्कुल बढ़िया, आगे चलेंगे जी। स्पेकुलेटर, ये बात याद रखना जी। और ये कोई बताएगा 7 डेज होता है, 5 डेज होता है, 6 डेज होता है, पूरी क्लास कोई भी ट्रेडिंग 5 days. सबको क्लियर बच्चों? अभिषेक क्लियर? 5 डे ट्रेडिंग चलती है, सैटरडे संडे ऑफ, यस सर। नेशनल हॉलीडे ऑफ। स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट द, अच्छा सर 11th का आंसर ब्रोकर है ना? नहीं बिल्कुल ब्रोकर। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे अरे ब्रोकर कौन होता है पहले तो ये समझ लो। ये जितने भी हिंदुस्तान में बैंक हैं जिनको अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। सर टिप, अरे एक मिनट दीपांशु, आपको मालूम है जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो बैंकों को हायर करती है कि हमारा सब्सक्रिप्शन 90% से अबव होना चाहिए, सक्सेसफुल होना चाहिए, इसके लिए हम आपको अंडरराइटिंग कमीशन देंगे। अगर Yes, पैसा sir. लोगों ने कम लगाया तो गारंटी आप लोगे। तो भैया ये सारे के सारे ब्रोकर हैं, जितने भी बैंक डीमैट की फैसिलिटी दे रहे हैं। अरे सिर्फ बैंक की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा और भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे शेर खान। समझ में आ रहा है बच्चों? शेर खान, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। यस सर। तो ये सब ब्रोकर हैं, ये सब ब्रोकर हैं, अपने यहाँ क्लाइंट्स को डीमेट अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, सेल परचेज की ऑप्शन देते हैं, आईपीओ में पैसा लगाने की ऑप्शन देते हैं, और इन लोगों को टिप भी देते हैं। टिप समझते हो बच्चों? टिप का मतलब पैसे की बात नहीं हो रही। कभी तुम कहो रेस्टोरेंट में आप वेटर को टिप दे रहे हो, वो वाली बात नहीं कर रहा मैं। टिप क्या? ये ब्रोकर एडवाइस। ये ब्रोकर्स अपने कस्टमर्स को टिप देते हैं, एडवाइस देते हैं कि भैया अगले 4 दिन में इस शेयर की परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है, इस शेयर की परफॉर्मेंस घटने वाली है, इसको खरीद लो, इसको बेच दो, इसे टिप बोलते हैं। तो यहाँ पर ब्रोकर तो आएगा नहीं, यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है? ए पर्सन हु ब्रिंग क्लाइंट टू ए मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बोले तो ब्रोकर। अरे ब्रोकर के पास लेके आ रहा है क्लाइंट को, कस्टमर को ब्रोकर के पास लेके आ रहा है, बैंक के पास लेके आ रहा है, एजेंट के पास लेके आ रहा है, ताकि सेल परचेज करे वो थ्रू द डीमैट अकाउंट। उसे क्या बोलते हैं? टेंट। अरे टेक्निकल लेवल है टेंट। अरे ये टिप मैंने बताई दी है। स्टैक कोई बताएगा क्या होता है? पूरी क्लास स्टैक। स्पेक्यूलेटर होता है। हाँ स्पेकुलेटर होता है, ट्रेड प्रमोट करता है। बोलो बोलो जी। हाँ स्पेकुलेटर होता है, और थोड़ा डे सा ट्रेडर। है जी। डे ट्रेडर। हाँ अरे डे ट्रेडर को टेक्निकली इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। ये समझ में आती है भाषा? शेयर मार्केट में बड़ी कॉमन सेंस, कॉमन टर्म है ये, इंट्राडे ट्रेडिंग। यस। अरे कि एक ही दिन में कितना मार्केट, बहुत सारे व्यापारी शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं कि सुबह इस तरह से पैसा लगाया कि शाम तक प्रॉफिट लेके घर जाना है। ये उनका बिजनेस है, ये उनका बिजनेस है, और डेली उन्हें प्रॉफिट चाहिए अपनी अर्निंग को सरवाइव करने के लिए। बात समझ में आ रही है बच्चों? इंट्राडे ट्रेडिंग ये काम स्टैक करता है, स्पेकुलेटर होता है। क्लियर हो गया बच्चों? दीपांशु? यस सर। अच्छा यहाँ टर्म्स पहले नीचे वाले क्वेश्चन में देखो बुल लिखा है। बुल बोले तो कौन सी फीलिंग? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक? दाम बढ़ने का अंदेशा, घटने का अंदेशा? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक। बुल का मतलब जब ऐसी फीलिंग चल रही होती है शेयर मार्केट में दाम बढ़ेंगे बढ़ेंगे तो इसे बुल फीलिंग बोलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। और यहाँ बियर बता दो जी। बियर बोले तो पेसिमिस्टिक फीलिंग, यानी अंदेशा होता है शेयर मार्केट में सारे लोगों का कि दाम घटेंगे, तो बियर बोले तो निराशावादी फीलिंग, और बुल बोले तो आशावादी फीलिंग। स्टैक अभी अभी बताया, स्पेकुलेटर की बात हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग को प्रमोट करने का काम हो रहा है। ये क्लियर हो गया? इंट्राडे ट्रेडिंग सर वही होती है, सुबह मतलब शेयर नहीं खरीदते, बस बोल देते हैं कि ये खरीद रहे हैं, अमाउंट नहीं देते, फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस दे देते हैं बस। अरे नहीं नहीं, सट्टा
अरे वो सुबह पैसा इस तरह से लगाते हैं कि शाम तक 10,000 लगाए हैं तो 12,000 घर लेके जाने हैं। अरे व्यापारी क्या करता है, ऐसे समझो ना, आपने दुकान खोली है तो रोज आपको पैसे कमा के घर लेके जाने हैं ना, अपने आप को सरवाइव करने के लिए। तो हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों का बिजनेस ही यही है, वो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग इस तरीके से करते हैं कि रोज उनको कमाई घर लेके जानी है अपनी नॉलेज के बेसिस पर, और वो साल में 365 दिन में से 300 दिन कमाते हैं शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से। वो अलग बात है 10% लॉस हो जाए, कि 10 दिन में एक दिन लॉस और 9 दिन प्रॉफिट, और वो सरवाइव कर जाएं। बात समझ में आ रही है बच्चे? यस सर। पैसा सर लगा। वैसा उसे क्या कहते हैं कि मतलब सुबह हम ऐसे खरीद लेते हैं, मतलब पैसे देके नहीं खरीदते बस। वो ब्रोकर लिमिट फिक्स करता है अपने क्लाइंट को कि भैया तुमने 50 लाख लगा रखे हैं हमारे पास, तो मैं आपको ना 10 लाख रुपए की और एडिशन, अरे जैसे ओडी लिमिट नहीं होती, ओडी समझ गए बच्चे, ओडी लिमिट। यस सर, यस सर। ऐसे ही कोई भी बैंक या कोई भी शेर खान जैसा ब्रोकर अपने क्लाइंट की गुडविल फाइनेंशियल पोजीशन को देखकर उसकी लिमिट फिक्स कर देता है कि आपने 50 लाख रखा हुआ है तो आप 60 लाख की ट्रेडिंग करेंगे, आप 80 लाख की ट्रेडिंग करेंगे, और आपका बैलेंस माइनस हो जाएगा तो हम आपके ऊपर पैसा लगाएंगे, और तब वो सट्टा खिलाता है उन लोगों को। क्लियर है बच्चे? सट्टा तो उसमें यस सर। पैसा वो तो ये है ना, गुडविल के ऊपर दे रहा है, पर ऐसा भी तो होता है कि बिना पैसा लगाए तुम नहीं। अरे खरीद सकते हो। पैसा आप नहीं लगा रहे, लेकिन आपका ब्रोकर तो लगा रहा है ना, ताकि उसको कस्टमर मिल रहा है, और ऐसा कस्टमर मिल रहा है जिसका काम ही रोज का इंट्राडे ट्रेडिंग का है और रोज प्रॉफिट बुक कर रहा है, और जब 10 बार प्रॉफिट होगा तो लॉस होगा, और जितना ब्रोकर के थ्रू ट्रांजैक्शन मिले होगी उसको अपनी कमीशन मिलती है। अरे जितना भी शेयर मार्केट में डील होता है तो जिस भी बैंक के थ्रू हो रहा है, जिस भी शेयर खान के थ्रू हो रहा है, तो उसको एनुअल चार्जेस डीमेट के अलग मिल रहे होते हैं, और वो हर ट्रांजैक्शन के ऊपर पैसे काटता है, मालूम है बच्चों? तो उसको बिजनेस मिल रहा होता है, तो वो अपने रेगुलर कस्टमर्स को इस तरह की ओवर लिमिट देता है, जिसे हम ओडी फैसिलिटी जैसा शब्द बोल रहे हैं। दीपांशु बात समझ में आ रही है? तो पैसा वो लगाएगा। यस सर, ओके। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर चले गए। ए स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज टू फॉल इन फ्यूचर इज नोन एज फॉल इन फ्यूचर। बता दो जी, आए ना? सो बी पार्ट। हाँ, बियर, बिल्कुल जी। स्पेकुलेटर हु एक्सपेक्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज राइज इन द फ्यूचर, अभी बोला आपने। बढ़िया। सर हाँ सर टाइगर कोई स्पेकुलेटर होता भी है? मतलब 4 ही सुने हैं हमने वैसे तो, बुल बेयर और स्टैग और लेम डक। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने 12th में अर्निंग पर शेयर वाला फार्मूला पढ़ा है? हाँ सर पढ़ा। तो ये टाइगर बोले तो कंपनी की परफॉर्मेंस अर्निंग, जो अर्निंग पर शेयर है ना, उसी पोजीशन को बोलते हैं टाइगर। आसान भाषा इसकी अर्निंग पर शेयर है, ये अलग से कोई और टर्म नहीं है। ओके। The speculator who apply only the new shares with an objective of prompt sale is called, आयना? स्टैग। स्टैग, बढ़िया बात जी। अनन्या, इन्वेस्टर, ये दोबारा स्टैग एक्सप्लेन करना एक बारी। स्टैग मैंने बताया था इंट्राडे ट्रेडिंग का काम करता है। स्पेकुलेटर होता है, रोज का हिसाब लगाता है कि आज मैं 1 लाख रुपया व्यापार में बोले तो शेयर मार्केट में इस तरह से लगाऊंगा कि शाम को 10,000 रुपये कमा के घर लेके जाने हैं घर के खर्चों के लिए। वो उसका बिजनेस है, वो रोज। अरे अच्छा, आपने वो CNBC, NDTV, अरे मालूम है आपको चैनल चलते हैं? हाँ भैया। उसमें प्रोफेशनली टिप चल रही होती है इंट्राडे ट्रेडिंग की, कि आज सुबह स्टार्ट हो जाते हैं वो लोग कि आज इसमें आप पैसा लगाएं तो इसमें अप होने का चांस है, इसमें डाउन होने का चांस है, और उन प्रोफेशनल्स के रिव्यू के बेसिस पर बहुत सारे इन्वेस्टर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और मुनाफा कमाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? ये स्टैग है। क्लियर है बच्चे? हाँ भैया। आगे चलेंगे जी। अनन्या, इन्वेस्टर रिसीव डिविडेंड, सबको मालूम है डिविडेंड इज द रिवार्ड ऑफ। अनन्या, डिविडेंड। अनन्या आपकी आवाज नहीं आ पा रही, आए ना आप बोलो बच्चे। 15 का आंसर ऑर्डिनरी। हाँ, ऑर्डिनरी शेयर्स, बिल्कुल ठीक है जी। शेयर्स वाली ऑप्शन टिक कर दी आपने। शेयर्स का रिवॉर्ड डिविडेंड होता है। अनन्या, डिवेंचर का रिवॉर्ड
इंटरेस्ट। बैंक का रिवॉर्ड, बैंक में जो भी डिपॉजिट कराए आपने। इंटरेस्ट। अच्छा ये बताओ, करंट अकाउंट जो व्यापारी बैंक में जाके ओपन करता है तो करंट अकाउंट के बदले में क्या कुछ मिल सकता है, इंटरेस्ट जैसा कुछ? पूरी क्लास नो हाँ सर। याद रखना, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। आगे चलेंगे। अनन्या, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज मींस लिस्टिंग। सबको मालूम है लिस्टिंग, बोलो बच्चे। द कंपनी इज लीगली ऑर्गेनाइज्ड। बिल्कुल बढ़िया भैया, लीगली ऑर्गेनाइज है तभी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होती है और सेल परचेज हो सकती है। डीलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज कैन बी डन बाय द पब्लिक। दीपांशु, स्टॉक एक्सचेंज में सर सेकंड हैंड शेयर्स, सेकंड हैंड का मतलब कंपनी नहीं बेच रही, ऑलरेडी जो मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं शेयर्स, उनकी सेल परचेज होती है। देख के बताओ जरा। डीलिंग विद ओनली थ्रू ब्रोकर्स। यस, ये जितने भी बैंक है जो डीमैट की फैसिलिटी दे रहे हैं सब ब्रोकर हैं, सब सारे के सारे ब्रोकर हैं ये। अरे ब्लू चिप, पीछे की दीपांशु आप ही पूछ रहे थे मुझे, ब्लू चिप कंपनी और ब्लू चिप कंपनी के शेयर, ब्लू चिप शेयर्स जिनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त होती है। शेयर्स गिविंग कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न। हाई रिटर्न वाली बात इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंटली जिन कंपनियों की परफॉर्मेंस हाई रहती है, शेयर मार्केट में शेयर्स की वैल्यू बूस्ट होती है। फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ रिलायंस, टाटा सन्स, ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं और इनके शेयर्स ब्लू चिप शेयर्स। परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आउटसाइड द ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स। अच्छा यहां मैं बात पुरानी बोलना चाहूंगा भैया। अरे अभी अभी ऑफिशियल आवर्स आपने बोला, जल्दी बताओ दीपांशु। 9:15 टू 3:30। 3:30। पुराने जमाने में ना सेल परचेज ना फिजिकल फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट से होती थी। समझ पा रहे हो ही ना, समझ रहे हो? फिजिकल फॉर्म ऑफ यस सर्टिफिकेट। सर। यस सर। उस जमाने में मार्केट क्लोज हो जाती थी तब भी लोग आपस में सौदे करते रहते थे। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। अरे आपने कभी फिजिकल सर्टिफिकेट देखा है शेयर्स का कभी? अच्छा पोस्ट ऑफिस का किसान विकास पत्र देखा है? किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र। अरे जल्दी बोलो, किसी ने पोस्ट ऑफिस? कोई नहीं बोल रहा। आपने कोई एफडी देखी है किसी बैंक की? अरे जल्दी बताओ। घर में एफडी आप लोगों की शादी के लिए कराई हो घर वालों ने? अरे बोल नहीं रहा कोई भी। दीपांशु, सर वो पोस्ट ऑफिस के कार्ड वगैरह देखे हैं। अरे कोई एफडी वगैरह समझते हो? बैंक से जब एफडी मिलती है तो एक सर्टिफिकेट Yes, सा मिलता sir. है, उसके पीछे ना जब भी 1 साल के लिए है तो मैच्योर्ड होने के पीछे एक टेबल बनी होती है। अगर मैच्योरिटी के बाद लेके जाओ और उसे को एक्सपेंड करना है तो उसी के पीछे वो अगला टर्म भर देते हैं, फिर अगला टर्म भर देते हैं, अगला टर्म भर देते हैं। ऐसे ही पुराने ज़माने में शेयर सर्टिफिकेट बिल्कुल वैसा ही होता था। जब वो शेयर किसी को बेचा जाता था तो वो शेयर सर्टिफिकेट एज इट इज़ कंपनी में भेजना होता था। कंपनी वाले उसके पीछे स्टैंप लगाकर सिग्नेचर करके जो नया आदमी है उसका नाम लिख देते थे और उन्होंने जो शेयर होल्डर रजिस्टर बना रखा है उसमें भी मालिकाना हक चेंज करते थे। बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। तो ये उस टाइम की बात हो रही है। टर्म क्वेश्चन आ रहा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल एंड परचेज आउटसाइड द ऑफिशियल ट्रेडिंग आवर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो वो उस जमाने में होती थी। तो इसे क्या बोलते हैं, कौन बताएगा बच्चों? बीपा। बिल्कुल बढ़िया, कर्व, बढ़िया। अच्छा मैंने अभी जो बात बताई, सर्टिफिकेट के पीछे ना बहुत सारे कॉलम होते थे। जब भी वो सर्टिफिकेट सेल परचेज होता था तो वो शेयर सर्टिफिकेट एज इट इज कंपनी में वापस भेजा जाता था डॉक्यूमेंट्स के साथ, सेल परचेज के डॉक्यूमेंट के साथ, और जो नया ओनर है उसकी डिटेल भेजी जाती थी। तो कंपनी उसमें पीछे स्टैंप लगाकर सिग्नेचर, जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है वो सिग्नेचर के साथ नए आदमी का नाम लिख के शेयर वापस उस आदमी के घर भेज देता था। और उससे पहले ये शेयर मार्केट वाले क्या करते थे, एक ही शेयर को खरीद लिया, कंपनी में भेजते ही नहीं थे, 4-4 बार जो डीलर्स हैं वो नए लोगों को भेजते रहते थे और पीछे वाला कॉलम ब्लैंक अपने पास रखते थे। मेरी बात समझ में आ रही है दीपांशु, या कोई और एग्जांपल सुनाऊं? तो ब्लैंक अपने पास रखती है तो मतलब मालिक कैसे बनते थे? ऐसे समझो आपका अपना मकान है, आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपने अपना मकान किसी को बेच दिया और टाइम फिक्स करा है 90 दिन में पेमेंट होगी। दीपांशु बात समझ में आ रही है? 90 दिन में पेमेंट होगी। यस सर। अब जिसने खरीदा है ना उसने 15 दिन बाद किसी और को बेच दिया 5 लाख रुपए के मुनाफे पर। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर।
उसने अपना प्रॉफिट ले लिया 5 लाख और वो बीच में से साइड हो गया। जिसने खरीदा है वो भी फाइनेंसर है, वो भी प्रॉपर्टी डीलर है, उसने आगे बेच दिया, 5 लाख का प्रॉफिट अपनी जेब में डाला। और ऐसे 90 दिन के अंदर ना 4 लोग बीच में इन्वॉल्व हो गए, प्रॉपर्टी के पेपर बने ही नहीं और वो आगे बेचे जा रहे हैं, अपना मुनाफा जेब में डालते जा रहे हैं। और फाइनली आखिरी में जो खरीद रहा है ना उसके नाम सीधा पेपर ट्रांसफर हो रहे हैं। चार बीच में जो लोग हैं प्रॉफिट बुक करके भाग गए हैं, उनके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हुई है। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या कहा? यस सर। तो शेयर मार्केट में भी ऐसे ही करते थे, वो शेयर सर्टिफिकेट ले लिया जिससे खरीदा है और उसको अपने नाम ट्रांसफर ही नहीं करते थे। उसकी टाइम बाउंडेशन होती थी कि इतने दिन के अंदर अपना नाम भरवाना जरूरी है। उससे पहले 4 बार ट्रेडिंग हो जाती थी, 5 बार ट्रेडिंग हो जाती थी और मुनाफा लेके खा जाते थे। और फिर फाइनली जो आखिरी आदमी है वो उसको इसको बोलते हैं ब्लैंक ट्रांसफर। और फिर फाइनली वो कंपनी में भेजता था और अपने नाम उसको कराता था। बात समझ में आ रही है? अरे समझ में आ रही है बच्चों? दीपांशु, यस सर। आज भी प्रॉपर्टी में ऐसा होता है और 90 दिन के अंदर वो डीलर्स आपस में 4 बार सेल परचेज करके प्रॉफिट खा सर जाते जैसे हैं। नाम पर ही नहीं है, नाम पर ही नहीं करवाई प्रॉपर्टी, तो बेचेंगे कैसे आगे? आप समझ नहीं पा रहे, मुझे थोड़ा डिटेल बोलना पड़ेगा। ए ने समझ गया वो बात तो समझ गया। प्रॉपर्टी बेची है, रुको, ए ने प्रॉपर्टी बेची है बी को। अब 90 दिन बाद सारी पेमेंट्स होगी और 90 दिन बाद पेपर का नाम ट्रांसफर होगा कोर्ट में जाके। अब उसने डील कर ली है, कुछ बयाना समझते ना, कुछ एडवांस टोकन मनी दे दी है। अब ऐसी कंडीशन में इस आदमी ने 10 दिन बाद किसी और को बेच दी 2 लाख रुपए ऊपर में, और उसने कहा 2 लाख रुपया मेरे को दे दो मेरा मार्जिन, और बाद में आप पेमेंट ए को कर देना और प्रॉपर्टी को अपने नाम करा देना। ये बात समझ में आ गई? ए ने बी को बेची, बी ने सी को बेच दी, और बी ने सी को बेचते वक्त वो 2 लाख रुपए का अपनी कमाई ली और बीच में से इस बी का काम खत्म। प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हुई नहीं है, प्रॉपर्टी के नाम लीगल पेपर अभी बने ही नहीं है किसी के भी, क्योंकि 90 दिन पूरे ही नहीं हुए। समझ में आ रहा है बच्चे? दीपांशु, अब सी को पेमेंट ए को करनी है और ए को पेपर इसके नाम करने 90 दिन बाद। सी क्या कर रहा है, 15 दिन बाद 5 लाख का मुनाफा हो गया, इसने डी को बेच दिया और डी से कहा मेरे को 5 लाख का मुनाफा दे दो, बाकी सारे पैसे आपको ए को देने हैं और ए से प्रॉपर्टी के कागज साइन करा लेना। वो पेपर जो भी उसने टोकन मनी के कागज हैं वो सारे डी को हैंड ओवर कर दिए। डी क्या करता है, आगे ई को बेच देता है। ऐसा तब होता है जब प्रॉपर्टी बूम पर चलती है, तो एक टेन्योर में 90 दिन का टेन्योर नॉर्मल टेन्योर माना जाता है प्रॉपर्टीज को ट्रांसफर करने का। उसमें चीजें 10-10 बार बेच देते हैं डीलर आपस में और प्रॉफिट बुक करते जाते हैं। टेन्योर बढ़ता नहीं रहेगा टेन्योर, जैसे बीएससी को बेचेगा तो 90 दिन का टेन्योर फिर से बढ़े। अरे ए ने कागज, अरे ए मालिक है ना, ए ने 90 दिन का टेन्योर बना रखा है कि ए 90 दिन बाद प्रॉपर्टी की फाइनल पेमेंट लेगा और बचे हुए सारे पैसे लेगा। तो यस सर, आ गया समझ गए? तो बीच में बी ने सी को कह दिया 10 दिन बाद ही कि देख भाई 2 लाख रुपए के प्रॉफिट में ये मैं डील तेरे को देता हूं हमेशा के लिए। सी को लग रहा है कल को दाम बढ़ेंगे, सी ने ले लिया, 2 लाख का प्रॉफिट उसको दे दिया, बी का काम खत्म। सी ने आगे डी को दे दिया, उसने 5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। 90 दिन पूरे हुए ही नहीं है, 90 दिन बाद साइन ए को करने हैं बच्चे पेमेंट लेके। ये बात समझ में आ रही है दीपांशु? यस सर। तो प्रॉपर्टी नाम में ट्रांसफर हो ही नहीं रही, लोग प्रॉफिट खा जाते हैं। तो शेयर मार्केट में भी वो ब्रोकर यही काम करता है, उस सर्टिफिकेट के पीछे नाम लिखवाए बगैर उससे पहले 10 बार सेल परचेज कर लेता है जब शेयर मार्केट बूम पर होती है, बुल फियरिंग चल रही होती है। ये बात समझ में आ रही है? ब्लैंक ट्रांसफर होता है इसे बोलते हैं। यस सर। बस कागज, अरे ऐसे समझ लो ना, कार आपने किसी को बेची है, उसने कार अपने नाम पे कराई नहीं, आगे बेच दे, फिर वो आगे बेच दे, प्रॉफिट खाते जाओ और फाइनली जो कार खरीद रहा है वो अपने नाम ट्रांसफर कराए, आरसी करवाए। समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। तो ब्लैंक ट्रांसफर आपको समझ में आ गया? तो इसमें क्या बात होती है, नेम ऑफ द, बोलो जी दीपांशु। सर नेम ऑफ द ट्रांसफर, बस नेम ऑफ ट्रांसफर ही नहीं लिखा होता, इसीलिए ब्लैंक ट्रांसफर का मतलब है वो जो मालिक बनने वाला है उसका नाम चढ़ा हुआ नहीं होता, उससे पहले प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं और वो एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा होता है। पोस्टपोनमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन टिल द नेक्स्ट सेटलमेंट डे, पूरी क्लास कैरी ओवर। बिल्कुल बढ़िया, कैरी ओवर। हिना आपका नंबर है 22। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट कॉजेज प्राइस फ्लक्चुएशन इन द स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस फ्लक्चुएशन। हिना स्पेक्युलेटिव प्रेशर्स। बढ़िया, स्पेक्युलेटिव मेजर्स। अरे फिक्की की फुल फॉर्म चाहिए मुझे, हिंदुस्तान का ऑर्गेनाइजेशन, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कौन बताएगा? दीपांशु दोबारा बोलो, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर एंड इंडिया
फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोबारा बोलो। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है इसका। तो मेन फंक्शन क्या है, दीपांशु बोलो, मेन फंक्शन फिक्की का, फिक्की बोलते हैं इसे शॉर्टकट में। प्रमोशन ऑफ ट्रेड इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तीनों लिखे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। कहाँ लिखे हैं तीनों? हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, प्रमोशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अरे ट्रेड बोले तो सेल एंड परचेज ऑफ ए कमोडिटी टू ऑब्टेन द टारगेट ऑफ प्रॉफिट, इंडस्ट्री बोले तो मैन्युफैक्चरिंग हब, एंड कॉमर्स बोले तो एंसिलरी यूनिट। आगे चलेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड फार्मूला कौन बता रहा है जी? पहले फार्मूला बताओ। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। और ये फेवरेबल कब होता है? जब एक्सपोर्ट इज मोर देन इंपोर्ट। आंसर बता दो आयना। सर ए पार्ट, और इनफेवरेबल कब होता है? एंड इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में कब होता है आयना? बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब दोनों इक्वल, दोनों इक्वल हो जाएं। एंट्रोपॉड किसे कहते हैं? पूरी क्लास। सर जब इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट। बढ़िया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट नोन एज एंट्रोपॉड ट्रेड विच। अच्छा, अनन्या डंपिंग मालूम है आपको क्या होता है? डंपिंग पूरी क्लास। नो सर। फेंक देना भैया, कौन कौन बोलना चाह रहा है? बोलना जी जरा। डंपिंग वे फेंक देना, छोड़ देना मतलब। नहीं नहीं, चाइना खरीद के बेच देना, खरीद के बेच देना। चाइना वाले, एक चाइना जगह से खरीदा दूसरी जगह बेच। नहीं नहीं, ये डंपिंग की बात बोलना चाह रहा हूँ। चाइना वाले एक वस्तु को बनाकर अपनी कंट्री में तो उसे ऊंचे रेटों में बेचते हैं, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए सस्ते दामों पर बेचते हैं, ताकि यहाँ के उद्योग धंधे बंद हो जाएं। और जब ऐसा हो जाएगा तो वो मोनोपोली ट्रेड कैप्चर कर लेंगे और फिर जिस मर्जी दाम पर बेचेंगे। इसे बोलते हैं डंपिंग। स्ट्रेटजी फॉलोड बाय ए पर्टिकुलर कंट्री, दूसरे कंट्री की इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए इस तरह की स्कीम्स को अनाउंस करना कि अरे मालूम है ना आपको, एक ही वस्तु को दो बाजारों में अलग अलग कीमत पर बेचा जा सकता है अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी। सबको मालूम है बच्चों? जल्दी बोलो फटाफट। यस सर। तो हिंदुस्तान में पोटेंशियल है, बाइंग पावर बहुत ज्यादा है, लोग बहुत सारे हैं, डेंसिटी अच्छी है। तो हिंदुस्तान में सस्ता बेच के ज्यादा बेचकर और हिंदुस्तान के उद्योग धंधों के बर्बाद कराने का काम, ताकि हिंदुस्तान में कल को वो जिस मर्जी दाम पर बेच सके, इसे बोलते हैं डंपिंग। अपने देश में ऊंचे दामों पर प्रॉफिट बुक करते हुए और हिंदुस्तान में कॉस्ट प्राइस पर डंपिंग। क्लियर हो गया सबको? आगे कॉलेजेस में इसके बहुत सारे डायग्राम्स और चीजें डिटेल में याद करोगे। क्लियर हो रहा है बच्चों? डंपिंग। यस। Which one of the following organization promote foreign trade in India? आयना। सर एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉर्पोरेशन। बढ़िया बढ़िया भैया, समय की लिमिटेशन, क्लास यहीं रोकेंगे, अगली क्लास में इसको आगे चलाएंगे। अभी के लिए इतना बहुत बच्चों।